जय हिंद बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल सा चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज आ गए स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेके क्लास 9th चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर टीचर्स पूछते हैं और ये दोनों टॉपिक बड़े ही मज़ेदार हैं। आपको यहाँ से पढ़ने के बाद अच्छा लगने लगेगा। ये दोनों टॉपिक अच्छे लगने लगेंगे, ईजी लगने लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप पूरा वीडियो देखे बिना वीडियो को एंड ना करें, पूरा वीडियो ही देख कर जाएँ। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग टाइम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल से टॉपिक को ब्यूटीफुल से चैनल पे। चलिए बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने अगले टॉपिक। बच्चों, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है फर्स्ट लेक्चर में इसके डिस्कस कर लिया। आज सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हम एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें अपन न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की। आज का टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आज का ये टॉपिक रहने वाला है। हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है तो क्या होता है, उसके वेलोसिटी में चेंज होता है। यानी कि क्या आता है, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। यानी बॉडी के अंदर अगर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, एक्सेलरेशन में है, तो उस पर फोर्स तो लग रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स, इसको एक लाइन में लिख लेते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स changes velocity and this change in velocity causes acceleration। causes what? acceleration। तो acceleration किस चीज़ पे डिपेंड है? डायरेक्टली ऑन फोर्स। अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन लाना है तो क्या करना होगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, उसकी वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये तो हो गया। अब स्टूडेंट्स, एक और चीज़ है कि किसी भी चीज़ का फोर्स, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो वो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसको अपन लिखते हैं, फिर इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है फोर्स। इनको दो एग्जांपल से भी देखेंगे। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, चलिए इन्हें बढ़िया से एग्जांपल से देखते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं ट्रक वाला। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ ट्रक। अच्छा स्टूडेंट, ट्रक का क्या है, ट्रक जो होता है, देखा होगा आप लोगों ने, ट्रक बड़ा होता है, उसका मास बहुत ज़्यादा होता है। ट्रक का मास कैसा होता है, ज़्यादा होता है। अगर स्टूडेंट्स ट्रक जो है एक जगह पे साइड में खड़ा हुआ है तो हमें उससे कोई डर नहीं लगता है। ट्रक अगर एक जगह साइड में खड़ा हुआ है, उसकी वेलोसिटी 0 है, स्पीड कुछ भी नहीं है, एक जगह साइड में बढ़िया रेस्ट में खड़ा है, तो हमें उससे डर नहीं लगता है। लेकिन अगर ट्रक बहुत ही कम स्पीड पर भी चल रहा हो तो भी हमें उससे डर लगता है, कहीं ये हमसे आके टकरा ना जाए, क्योंकि ट्रक से इंसान की मौत भी हो सकती है ना, पर्सन की मौत भी हो सकती है, तो इतना खतरनाक है। तो देखिए फोर्स। अच्छा, एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बुलेट का। बुलेट मतलब बंदूक की गोली वाली बुलेट। ये वो रॉयल एनफील्ड वाली बुलेट नहीं है कि आप सोचें सर बाइक नहीं है, ये बुलेट बंदूक वाली बुलेट है। तो पहले हमने डिस्कस किया ट्रक का, जिसका मास बहुत ज़्यादा था, अगर उसकी वेलोसिटी भी कम रखेंगे तो भी वो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, तो भी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा ही है। लेकिन अगर यहीं बुलेट देखें, यहाँ पे क्या था, मास बहुत ज़्यादा था, और अगर वेलोसिटी कम भी रखें तो भी इम्पैक्ट ज़्यादा। वेलोसिटी अगर कम भी हो तो भी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा ही है। यहाँ बुलेट मास बहुत ही कम। अच्छा, मास कम हो और इसे किसी पे फोर्स ज़्यादा लगाना है, बंदूक से गोली निकलती है और अगर वो गोली किसी को लग जाए तो वो उसको उस इंसान को भी किल कर देगी जिसमें वो गोली लग रही है। तो मास तो बहुत कम है, इसलिए इसको वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए अगर इसको किसी पे फोर्स ज़्यादा लगाना है। अगर इम्पैक्ट इसको ज़्यादा शो करना है किसी बॉडी पे
तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उसी बुलेट की स्पीड बहुत कम होगी और आपसे आके लगेगी तो आपको कुछ होगा, आपको वो हर्ट भी नहीं कर पाएगी, आपको पेन भी नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर वही बुलेट बहुत तेज़ रफ्तार से आएगी और आपको लगेगी तो आपकी डेथ भी हो सकती है ना। तो आपकी डेथ तो नहीं कहेंगे, है ना। तो बुलेट जो है वो उसके इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं। एज ए एग्जाम्पल कहा मैंने, तो जो है बुलेट भी कॉज कर सकती है डेथ और ट्रक भी कॉज करता है डेथ। तो मास कैसा होना चाहिए, मास इसका कम है। अगर मास कम हो और वेलोसिटी ज़्यादा दे दें तो भी वो किसी पे फोर्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा लगाएंगे। मास अगर ज़्यादा हो, वेलोसिटी कम भी हो, तो भी वो जो फोर्स लगाएंगे वो ज़्यादा ही लगाएंगे। मास इसमें कम था लेकिन इस केस में हमने वेलोसिटी ज़्यादा रखी तो क्या हुआ, इम्पैक्ट ज़्यादा ही आया। दोनों ही केसेस में इम्पैक्ट ज़्यादा, यानी कि फोर्स ज़्यादा ही लगी। चलिए, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फोर्स कैसे मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। देखा हमने ट्रक के एग्जांपल से, मास ज़्यादा था, वेलोसिटी कम भी होगी तो भी वो फोर्स ज़्यादा ही लगाएगा, इम्पैक्ट ज़्यादा ही होगा। बुलेट मास भले कम है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा कर देंगे तो इम्पैक्ट इसका भी ज़्यादा। चलिए, इसको तो करते हैं रब, और अब डिस्कस करते हैं एक इसी फोर्स की डिपेंडेंस को बताने के लिए न्यूटन एक टर्म लेके आए जिनमें उन्होंने मास और वेलोसिटी दोनों को रखा है। चलिए, इसको करते हैं रब और डिस्कस करते हैं वो टर्म जो कि न्यूटन लेकर आए फोर्स को डिफाइन करने के लिए। ऐसे केस में कि फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे, ऐसे केस में टर्म लेकर आए न्यूटन। उस टर्म को डिस्कस करते हैं। क्वांटिटी है, टर्म है, दैट इज़ मोमेंटम। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है मोमेंटम कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेकिन स्टूडेंट्स, आज हम आपको मोमेंटम का फील दे देंगे। चल देखिए ध्यान से, क्या है मोमेंटम का फील्ड। नेक्स्ट टर्म इज मोमेंटम, नेक्स्ट क्वांटिटी इज मोमेंटम। पहले लिख लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम जैसे स्टूडेंट्स को पता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम को डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। किससे डिनोट होता है, स्मॉल पी से डिनोट होता है। इसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। इसकी यूनिट भी आपको पहले सब कुछ लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए, फिर आपको इसको समझाएं। ऐसा यूनिट इसकी स्टूडेंट्स मास की किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट। और ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों ही चीज़ें इसके पास होती हैं। नोट करिए इसको, फिर आपको इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स पहले आप इतना, दैट इज़ व्हाट, मोमेंटम एक टर्म है जो कि प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी है, स्मॉल पी से डिनोट होता है। फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एम इन टू वी, ऐसा यूनिट इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड व्हाट, हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया। अब इसका थोड़ा सा आपको फील देते हैं। अच्छा, मोमेंटम कैसे आया, फोर्स ने चेंज करी वेलोसिटी। हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, यानी कि एक्सेलरेशन आया। अब जब फोर्स लगाया तो वेलोसिटी में चेंज आया, यानी कि उसके मोमेंटम में भी चेंज आया। मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही मोमेंटम था। फोर्स लगने पे जो उसका मास होगा और जो वेलोसिटी होगी, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो उसका मोमेंटम निकल के आएगा, यानी कि उसने कितनी स्पीड पकड़ी, दैट इज़ मोमेंटम। मोमेंटम देखिए, तो वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या आया, मोमेंटम आया। अच्छा, मोमेंटम जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। अच्छा, मोमेंटम ज़ीरो भी हो सकता है, जब बॉडी रेस्ट पे होगी, यानी कि जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो मोमेंटम भी ज़ीरो, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी कुछ होगा। यानी वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा फोर्स के एप्लीकेशन पे। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वेलोसिटी चेंजेस, दैट्स वाई मोमेंटम ऑल्सो चेंजेस। आपको इसको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। बास्केटबॉल खेलते हैं,
बास्केटबॉल, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल खिलाओ तो वॉलीबॉल में ऐसे बॉल को मारा जाता है। तो जब वहाँ अपोजिट टीम मार रही है तो बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है। मान लीजिए एक चौक है ना, इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसको यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ। इसका कुछ मास है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, उन दोनों का मैं इधर मल्टीप्लाई, अभी देखिए अभी ये रेस्ट में है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो, यानी कि इसका मोमेंटम भी ज़ीरो। लेकिन मैं इसको इधर से इधर तक लेके गया तो मैंने इस पर कुछ फोर्स लगाया, तो इसका मास और इसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका मोमेंटम आएगा। उसकी डायरेक्शन भी होती है कि मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है, वही डायरेक्शन मोमेंटम की भी होती है स्टूडेंट्स। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इस मोमेंटम से हम निकालेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। चलिए स्टूडेंट नोट करिए इसको, फिर आपको बताते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा स्टूडेंट्स, मोमेंटम भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। इसको भी एग्जांपल से बताना है। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन in which force exerts force applies। चलिए इसको भी आपको समझाते हैं। मोमेंटम दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, फोर्स पे और टाइम ड्यूरेशन पे, जितनी देर तक फोर्स लगा। इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ध्यान से सुनिए। क्या है एग्जांपल? एक कार है जिसकी बैटरी ख़राब हो चुकी है, तो उसको धक्का दे के स्टार्ट करना है। अगर दो लोग हैं उसको धक्का मारें, मतलब थोड़ा सा धक्का दिया और हट जाएं, मतलब थोड़ा सा ही पुश किया और हट गए, तो क्या वो कार स्टार्ट होगी? नहीं स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स। कार को हल्का सा पुश किया और हट गए तो क्या कार स्टार्ट होगी? नहीं, क्योंकि उसमें मोमेंटम ही नहीं आ पाएगा, है ना। मोमेंटम क्या है? उस कार का मास और जो वेलोसिटी वो पुश करके देंगे। अगर वो थोड़ा ही पुश करेंगे तो कुछ वेलोसिटी नहीं आई तो मोमेंटम नहीं बनेगा। अच्छा, अब वो दो लोगों ने ही कार को थोड़े दूर तक धक्का दिया। मान लीजिए यहाँ से 2 मीटर आगे तक वो धक्का देते हुए ले गए उस कार को, तो उस कार में क्या आ गया? उसकी मास और वेलोसिटी का जो उन्होंने पुश करके उसको फोर्स लगाया, जब उसमें फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ। पहले ज़ीरो थी, एक जगह पर रेस्ट पे थी, जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। तो क्या हुआ? जब मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट किया तो मोमेंटम आ गया। अब जब मोमेंटम आ गया उस बॉडी में, तो मोमेंटम किस पे डिपेंड किया? एक तो फोर्स पे, पहली चीज़ तो फोर्स पे ही डिपेंड कर रहा है कि फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी। दूसरा टाइम ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करेगा कि आपने कितनी देर तक फोर्स लगाया। अगर आपने थोड़ा ही फोर्स लगाया तो मोमेंटम नहीं आया। आप थोड़ा सा फोर्स लगा के हट गए, कोई वेलोसिटी ही नहीं प्रोड्यूस हुई तो कोई मोमेंटम नहीं आया। आपने जब थोड़ी देर तक उसमें फोर्स लगाया, उसको थोड़ी दूर तक कार को आगे बढ़ाया, तब जाकर उसमें मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ और वो कार स्टार्ट हो गई। तो ये था कि मोमेंटम फोर्स और टाइम ड्यूरेशन दोनों पर डिपेंड करता है। चलिए अब बच्चों देखते हैं कि कैसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला कैसे आया? अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा था कि फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रही होती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी, मोशन है तो रेस्ट में आ जाएगी। सेकेंड लॉ जो है वो फोर्स का हमें वैल्यू निकालने को कहा कि हम फोर्स को कैसे मेज़र करेंगे, ये बताएगा हमें सेकेंड लॉ। चलिए इसको करते हैं हम, नोट कर लीजिए। नहीं किया हो तो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। 1 2 3। चलिए सब करते हैं। बच्चा पार्टी, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। अब डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, कार वाले एग्जाम्पल से आपको मोमेंटम बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। कि धक्का मारा, थोड़ा सा धक्का मारा तो स्टार्ट नहीं हुई, जब थोड़ा ज़्यादा धक्का मारा तब जाके कार स्टार्ट हो गई। चलिए अब डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म कैसे आएगा? एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ
मास m, mass of mass m, mass m having initial velocity u, uniformly accelerated to v, v उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, v फाइनल वेलोसिटी in time t after application of force F। देखिए इसको डिस्कस करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ क्योंकि उस पर फोर्स F लगाया t टाइम के लिए, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ, उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो इससे अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लगाएंगे मोमेंटम निकालेंगे। पहले निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम ये निकालेंगे। इनिशियल मोमेंटम आएगा स्टूडेंट्स पी आई दैट विल बी इक्वल टू मास m इंटू इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। इनिशियल वेलोसिटी u होने की वजह से इनिशियल मोमेंटम आया mu। अब आएगा फाइनल मोमेंटम दैट इज pf दैट इज इक्वल टू मास तो वही है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, v हो गई। अब निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम आएगा m मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। अच्छा अभी याद आया कि हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आपको स्टेटमेंट तो बताया नहीं, पहले आप स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। स्टेटमेंट है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यानी जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके स्टूडेंट्स? जितना भी फोर्स अप्लाई हुआ होता है। फोर्स एप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है स्टूडेंट्स? वो फोर्स के जो मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? फोर्स के। ये कहता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड। तो उसी को हम प्रूव कर रहे हैं, फिर आपको इसका स्टेटमेंट भी लिखवाएंगे। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया पी एफ माइनस पी आई दैट विल इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो ये हो जाएगा एम कॉमन v माइनस यू। अब निकाल लेंगे यहीं से रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। वो आ जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा चेंज इन मोमेंटम ऊपर आएगा, चेंज इन मोमेंटम दैट इज एम वी माइनस यू अपॉन में टी। तो ये आ जाएगा अपना रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट का मतलब ये होता है कि टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो ये तो आ गया आपका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो? पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी v u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, फोर्स F लगा था, t टाइम के लिए लगा था, यहाँ पर t टाइम भी लिखा हुआ, इन टाइम t। तो पहले हमने इनिशियल मोमेंटम निकाला पी आई, मास उसका m था, इनिशियल वेलोसिटी u, तो आ गया मोमेंटम इनिशियल। फिर हमने निकाला फाइनल मोमेंटम दैट इज मास वही
लेकिन फाइनल वेलोसिटी v। फिर हमने निकाला चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू। मास को ले लिया कॉमन m, ब्रैकेट में v माइनस यू। फिर हमने रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाला, दैट इज एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब हम बाय अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, second law of motion, what? Force is directly proportional to rate of change in momentum। rate of change in momentum क्या आया है, एम वी माइनस यू अपॉन में टी, ये आया है। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी हटता हूँ फिर आपको दिखाते हैं। ये आ गया फोर्स, यहाँ से फोर्स निकल के आ गई है, ये निकल के आ गई है फोर्स। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू ये रही, यहाँ से पुट कर दी यहाँ। फिर जब प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, दैट इज के। तो F इज इक्वल टू के एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब स्टूडेंट्स वी माइनस यू अपॉन टी ये क्या है, ये आप पहले इतना नोट कीजिए, फिर इसको रब करके आपको नई चीज़ बताते हैं। अच्छा यहीं देख लीजिए, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि चेंज है वेलोसिटी अपॉन में 2 है, यानी v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बनेगा फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट एम मास ए एक्सेलरेशन, ये बनेगा फॉर्मूला मेन। नोट कर लीजिए आप, F इज इक्वल टू के एम ए तक। नोट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आपने इतना नोट कर लिया होगा, है ना। तो यहाँ हमारा फोर्स इज इक्वल टू के एम ए आ चुका है ना। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इस के को कैसे हटाएंगे, चलिए आगे डिस्कस करते हैं, इसको करते हैं रब और आगे डिस्कस। हमारा लास्ट जो आया, अब आप इस पर फोकस कीजिए के एम ए पर, इसको करते हैं बाकी रब। चलिए रब करते हैं, F इज इक्वल टू के एम ए आ गया हमारा। F इज इक्वल टू के एम ए। F इज इक्वल टू के एम ए। अब जब स्टूडेंट्स अपन फोर्स की यूनिट रखेंगे ना, क्या रखेंगे, फोर्स की यूनिट रखते हैं, मतलब यूनिट ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से डिसाइड की गई हैं कि वो के जो है वो 1 हो जाता है। जब हम फोर्स की यूनिट निकालने पे आएंगे, हमारा फॉर्मूला क्या आया, मेन फार्मूला F इज इक्वल टू के एम ए, ये आया निकल के। अब जब हम फोर्स की यूनिट निकालने पे आते हैं ना स्टूडेंट, जब यूनिट लाते हैं इसकी ऐसा यूनिट, तो के की वैल्यू 1 हो जाती है। तो फोर्स की ऐसा यूनिट डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, ऐसा यूनिट। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपको किसी भी बॉडी का मास पता है और उसका एक्सेलरेशन पता है, तो आप उन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ऐसा यूनिट आई, m की यूनिट होती है किलोग्राम, m इस किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन होती है उसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये होती है ऐसा यूनिट फोर्स की। अगर फोर्स की किसी को एक्सेलरेशन की पता ना हो तो वो क्या करेगा, मास की लिखेगा किलोग्राम। अच्छा वेलोसिटी की हो पता
तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ऊपर लिखेंगे वेलोसिटी की और नीचे लिखेंगे टाइम की, सेकंड। तो जब ये टाइम ऊपर आएगा तो सेकंड की पावर एक और माइनस हो जाएगी, तो किलोग्राम मीटर का मीटर, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस, एक तो माइनस है ही, अच्छा ये और ऊपर आ जाएगा, ये और इसके ऊपर आ जाएगा, तो व्हाट क्या होगा, इनटू एस की पावर एक और -1 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में प्लस, है ना, प्लस हो जाएंगे तो क्या होगा, किलोग्राम माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का, तो किलोग्राम मीटर सेकंड -2, ये आ गई हमारी यूनिट। ये मैंने आपको वेलोसिटी से निकालने को कहा कि ये वेलोसिटी की यूनिट रख दी, है ना, यहाँ पे ये वेलोसिटी की यूनिट रख ली अपन ने। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन के लिए सेकंड को ऊपर लिया, फिर जब ये सेम हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस, तो प्लस किया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आया, माइनस का, तो -2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा, फोर्स की एक और यूनिट होती है, यहाँ पर लिखते हैं और, न्यूटन। न्यूटन, NEWTON, न्यूटन, जिसको N से भी डिनोट किया जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन जिसे N से भी डिनोट करते हैं। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रही आपकी यूनिट, ये और ये भी रही आपकी यूनिट, और ये रहा फॉर्मूला। नोट कर लीजिए इन तीनों चीज़ों को, नोट कर लीजिए, तीनों चीज़ों को नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा पार्टी, आपने इन तीनों चीज़ों को नोट कर लिया होगा। अब लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट लिखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए लिख लें सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन। अभी तो अपन ने मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस कर लिया। क्या होता है मैंने आपको बता दिया पहले ही, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। चलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम second law of motion states that what states that rate of change of momentum of an object is proportional to force applied is proportional to what, force applied। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, rate of change of momentum of an object is proportional to force applied। चलिए नोट कर लीजिए इसको, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इससे फॉर्मूला निकल के आया हमारा क्या, F इज इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला भी निकल के आ चुका है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। 1 यूनिट ऑफ फोर्स, द अमाउंट ऑफ is defined as amount that produces acceleration of 1 unit of force
1 यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स, 1 यूनिट ऑफ फोर्स is defined as what is defined as amount, is defined as the amount that produces acceleration of, एक्सेलरेशन कितने का प्रोड्यूस करेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in an object of 1 kg mass, in an object of what, 1 kg mass। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, उसमें 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो अमाउंट लगेगा उसको ही 1 यूनिट ऑफ फोर्स कहते हैं। 1 यूनिट का मतलब है, यहाँ पर 1 यूनिट का मतलब है 1 न्यूटन फोर्स, ये है 1 यूनिट का मतलब। चलिए नोट दिस स्टूडेंट्स, फिर डिस्कस करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, हमें एक और चीज़ पता चली यहाँ से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें एक और चीज़ पता लगी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, अगर वो ज़्यादा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है दोनों फोर्स और मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कब ज़्यादा होगा, थोड़ा सा आपको इसको नोट कर लीजिए आप, इसको रब करते हैं फिर थोड़ा सा और बताते हैं। चलिए इसको करते हैं रब। इफ रेट ऑफ मोमेंटम ज़्यादा तो फिर इसको एक फॉर्मूले से आप बताते हैं, मोमेंटम के फॉर्मूले से। अच्छा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ना, जो हमने अभी डिस्कस किया था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ट्राइंगल मतलब रेट ऑफ चेंज किसका, मोमेंटम का। कितना आया था अभी हमारा, mv-u/t, यही था। अच्छा, और हमारा जो वो आया क्या फॉर्मूला आया, वो आया F इज इक्वल टू ma, है ना, तो वो यही था mv-u/t, यानी कि इससे था कि अगर ये ज़्यादा, मोमेंटम ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा। अब मोमेंटम कब ज़्यादा होगी, देखिए अगर टाइम कम है तो मोमेंटम ज़्यादा। इसको एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, क्रिकेट बॉल के एग्जांपल्स बताते हैं। क्रिकेट बॉल को जब प्लेयर कैच करता है, कोई भी क्रिकेटर जब बॉल को कैच करता है तो वो डायरेक्टली ऐसे कैच नहीं करता, मतलब कैच लेगा फिर उसको थोड़ा सा नीचे लाएगा, ऐसे उसने कैच पकड़ा फिर हैंड्स को नीचे ले जाता है। क्यों ले जाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स अगर टाइम कम रखेगा, जैसे बॉल आ रही है उसका कुछ मोमेंटम है, उसका कुछ मास है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, दोनों का प्रोडक्ट मोमेंटम है, तो अपनी बॉल जो आ रही है उस पर कुछ मोमेंटम है, उसका कुछ डायरेक्शन भी है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी है मोमेंटम का, तो है वो। अब वो आई, उसको किसने पकड़ा, एक प्लेयर ने उसको कैच पकड़ा। अगर वो उसको डायरेक्टली एक ही जगह पकड़ेगा, ऐसे नीचे नहीं ले जाएगा, एक ही जगह पे पकड़े रहेगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि मोमेंटम में चेंज तो होगा, यानी कि कुछ मोमेंटम था लेकिन जैसे ही हैंड में आया तो मोमेंटम जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई, यहीं पे आके बॉल रुक गई, वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी जीरो हो गया। लेकिन जो जीरो होने में उसने टाइम लिया मोमेंटम ने, वो बहुत कम था, यानी जैसे ही वो आई उसने पकड़ा, वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम भी जीरो। बॉल आई, बॉल जैसे ही आई उसने पकड़ा बॉल को, यहीं पे रोका, तो रेट ऑफ जो चेंज होगा मोमेंटम में, उसकी वैल्यू से कुछ वैल्यू होगी, उधर से ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो मोमेंटम ज़ीरो, लेकिन टाइम बहुत कम लगा क्योंकि उसने एकदम से पकड़ा और वो ज़ीरो हो गया। तो जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम बहुत कम लगा उसको ज़ीरो करने में, मोमेंटम को, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या होता है, जब भी वो ऐसा डायरेक्टली कैच पकड़ लेगा ना तो उसके हैंड में चोट आएगी, उसको दर्द होगा हैंड में, है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा। अब अगर वो कैच को पकड़ ले और फिर उसको हैंड्स को थोड़ा सा नीचे तक ले जाए, तो वो क्या कर रहा है,
मोमेंटम को एकदम से ज़ीरो नहीं कर रहा, मोमेंटम को पहले कम कर रहा है, बॉल की वेलोसिटी को थोड़ा कम कर रहा है और फिर कम करते 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 थोड़ा पीछे ले जाता है, जिससे मोमेंटम एकदम से ज़ीरो नहीं होता है, उसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन होती है। एकदम से मोमेंटम ज़ीरो नहीं होता है, उसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन होती है, इसलिए उसका जो हैंड्स हैं उनमें चोट नहीं आती है। अगर वो मोमेंटम को एकदम से ज़ीरो कर देगा, टाइम बहुत कम लेगा और एकदम से मोमेंटम को ज़ीरो कर देगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा, तो बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स भी बहुत ज़्यादा, फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी तो उसके हाथ को चोट लग जाएगी। अगर वो उस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देगा, मोमेंटम को ज़ीरो करने में वो थोड़ा सा और टाइम लगा देगा बॉल को पकड़ के, तो फिर क्या होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब कम हो जाएगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा और उसके हाथ में चोट नहीं लगेगी। एक और एग्जांपल है इसका कि हम जंप करते हैं, स्कूल में हाई जंप होती है ना, लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है। तो एक वो सैंड बेड पर करा रहे होते हैं, रेत नहीं, वो नर्मदा सैंड आती है, एक सैंड बेड, एक सैंड डाल देंगे पहले उस ग्राउंड में जहाँ पर लॉन्ग जंप करानी है, या फिर मिट्टी डालेंगे, है ना, भुरभुरी, जिससे क्या होगा कि बच्चे जैसे ही लॉन्ग जंप या हाई जंप मारेंगे तो वो गिरेंगे उसमें, है ना, तो गिरेंगे तो वो थोड़े से नीचे की तरफ धंसते हुए चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, उनमें कुछ, जैसे ही बच्चे ने जंप लगाई, मान लीजिए बच्चा इसने जंप लगाई और ये गिरा, अगर ये एक ही सरफेस पर गिरेगा तो इसके मोमेंटम कुछ वैल्यू होगी, एकदम से ज़ीरो हो जाएगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन अगर ये एकदम से ये कूदा जंप करी और ये थोड़ा सा आगे चला जाए स्लिप होके, तो फिर इसका मोमेंटम एकदम ज़ीरो नहीं होगा, उसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन लगेगी ज़ीरो होने में, तो जो है फोर्स कम लगेगी। यानी कि टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा, मोमेंटम कम तो फोर्स भी कम, टाइम कम, मोमेंटम ज़्यादा, फोर्स भी ज़्यादा। तो ये तो था आपका इस फॉर्मूले से कि हम कैच लेते समय हमें हाथ को थोड़ा सा पीछे क्यों करना चाहिए, और जब भी हम जंप करें तो हाई जंप या लॉन्ग जंप करें तो सैंडी बेड क्यों बनाना चाहिए। यहाँ पे मोमेंटम काम करता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। आपको मोमेंटम वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने देखा भी होगा विराट कोहली वगैरह जब कैच पकड़ते हैं तो वो कैच पकड़ते से ही एकदम से बॉल को, मतलब एकदम से नहीं पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो हाथों को अपने थोड़े से पीछे पुल करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन सा लॉ आ गया है, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए आप। When an object exerts a force on another object, when an object exerts a force on another object, then second object instantaneously exerts force, then second object exerts instantaneously, एकदम से, instantaneously exerts force on first object, force back on first object exerts force on first object. Note this, very important. क्या होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी हम पे उतना ही फोर्स लगाता है ना, बैक। यानी एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे हमने किसी पे फोर्स लगाया तो वो हम पे भी उतना ही फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि आपने देखा हो, आप बॉल के साथ खेलते हैं, आप वॉल पे उसको, टेनिस बॉल लेते हैं, कैच खेलते हैं, वॉल पे मारते हैं, बॉल वापस आती है। यानी आप उस बॉल पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, वो बॉल जाती है, वो बॉल जो गई क्रिकेट बॉल,
वो बॉल जाती है, वो दीवार पे फोर्स लगाती है, दीवार उस पर कुछ फोर्स लगाती है और उसको हम कैच पकड़ते हैं, है ना। यही होता है, हमने बॉल को मारा दीवार में, बॉल जो गई वो दीवार पे पड़ी, दीवार ने उस पर कुछ फोर्स लगाया और हमने उसको कैच पकड़ा। तो हर एक एक्शन, इसको एक्शन रिएक्शन, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ना, जब हमने फोर्स लगाया दूसरे ऑब्जेक्ट को, उसको कहते हैं एक्शन, और वो हम पे कोई फोर्स लगाता है तो उसको कहते हैं रिएक्शन। अब एक और चीज़ है यहाँ पे अच्छा, इसको एक एग्जांपल से बड़ा अच्छे से कहते हैं बच्चे, कहते हैं कि सर हमने किसी को चांटा मारा तो वो हमें भी चांटा मार देता है। हाँ तो स्टूडेंट यही होगा, आप किसी में चांटा मारेंगे तो वो आप में भी चांटा मारेगा, एक स्लैब वो आप में भी लगा के देगा। तो दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन, की आपने जितना फोर्स सामने वाले पे लगाया उतना ही उसने आप पे लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप किसी मार के देखिए वो दुगनी फोर्स से आप में लगाया, अगर आपने उसमें धीरे भी मारा ना तो वो आप में और तेज मारेगा, पड़ाक एक पड़ाका का देगा और तेज। तो ऐसा होता है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं क्या बता रहा था कि हर बार ऐसा, अगर फोर्स इक्वल है, मतलब जितना फोर्स आपने बॉडी पे लगाया है ना, ऑब्जेक्ट पे लगाया, उतना ही उसने आप पे लगाया। हो सकता है कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग रहे। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग है तो फिर स्टूडेंट्स क्या होगा, जो एक्सेलरेशन फोर्स प्रोड्यूस करेगा वो भी अलग अलग होगा। जैसे कि हमने बॉल को मारा दीवार पे, अब बॉल का मास कम है और दीवार का मास ज़्यादा है, बॉल जाती तो धीमे है लेकिन जैसे ही वो दीवार पे पड़ती है तो आती बहुत तेज़ है हमारी तरफ, है ना। क्यों? क्योंकि मास जो है बॉल का वो कम है और दीवार का मास जो है वो ज़्यादा है। तो फोर्स तो उतना ही लगा रही है दीवार, लेकिन जो बॉल है वो उसका मास कम होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है, इसलिए वो जल्दी वापस आती है। इसको एक गन के एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। गन बनाते हैं, थोड़ी सी असली गन तो नहीं बन पाई बट ये उसका रहा ट्रिगर, है ना। तो ये रही वो गन, ठीक, ये रही गन, उसमें ये लगी है बुलेट। तो हमने इस ट्रिगर को दबाया, ट्रिगर को जैसे ही दबाया तो ट्रिगर दबाते सही इस बुलेट पे हमने फोर्स लगाया। तो ये बुलेट जो है, हमने इस बुलेट पे फोर्स लगाया, बुलेट ने हम पे, है ना, बुलेट पे अपन ने फोर्स लगाया ट्रिगर दबा के और बुलेट ने अपन पे फोर्स लगाया। तो आप जब भी गन चलाएंगे तो आपका थोड़ा सा हाथ बैक जाता है। अपन जैसे ही बंदूक चलाते हैं, गन चलाते हैं तो अपना हाथ जो है वो वापस आता है। क्यों? क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी, इसको कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, यानी कि जिस वेलोसिटी से हमारा हाथ वापस आया उस वेलोसिटी को कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। जैसे ही हमने उस गन को चलाया, जिस स्पीड से हमारा हाथ वापस आया, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। तो क्या हुआ, हमने इस बुलेट पे फोर्स लगाया, बुलेट आगे की तरफ मूव करी और जो है गन जो है इस बुलेट ने गन ने इस बुलेट पे फोर्स लगाया, इस बुलेट ने उस गन पे पीछे की ओर फोर्स लगाया। ये लगाया बुलेट ने फोर्स गन पे और ये लगाया फोर्स गन ने बुलेट पे, तो बुलेट तो निकल गई। अब देखिए इसमें कितना कम एक्सेलरेशन आया, यानी गन चला के बस थोड़ी सी ही पीछे आई, लेकिन जो बुलेट थी वो देखिए कितने दूर तक जाएगी, वो तो बढ़ती जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, है ना, और उसकी स्पीड ही बहुत तेज़ होगी। मतलब हमारी जो गन की स्पीड है, जो वो जिस स्पीड से वो पीछे आई वो बहुत कम होती है, लेकिन जिस स्पीड से बुलेट जाती है वो बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इससे ये पता चलता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट पे जो एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं वो तो इक्वल है, यानी गन ने जितना फोर्स बुलेट पे लगाया उतना ही बराबर फोर्स बुलेट ने गन पे लगाया, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है, बुलेट का मास अलग है और गन का मास अलग है। तो क्या होगा, मास कम है बुलेट का तो इसको ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा, इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड ऑफ बुलेट ज़्यादा, स्पीड ऑफ बुलेट जो है वो ज़्यादा होगी, बुलेट ज़्यादा, है ना। तो ये चीज़, और जो गन जो है उसका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए इसको कि अगर एक्शन रिएक्शन फोर्स तो सेम है, वैल्यू सेम है, लेकिन अगर मास अलग अलग हैं दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो फिर जो है दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएंगे अगर मासेस अलग अलग है। इसको एक फॉर्मूले से भी देखते हैं। अच्छा, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं लास्ट में जाते जाते, वैसे टॉपिक तो ख़त्म हो ही गया है, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं लास्ट में।
चलिए इसको करते हैं रब थर्ड लॉ ऑफ मोशन और अब एक लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका वो F इज इक्वल टू ma क्लियर हो जाए। और फिर अगला लेक्चर हम लेकर आ ही रहे हैं पूरे न्यूमेरिकल्स पे, तो उसमें आपके पूरे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज एक ही देख लीजिए आप, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ NCERT का एग्जाम्पल है। तो ये है विच वुड रिक्वायर, क्वेश्चन है विच would require greater force accelerating 2 kg mass at 5 meter per second square और 4 kg mass at 2 meter per second square। तो ये हमें बताना है कि किसको फोर्स ज़्यादा देनी पड़ेगी, एक 2 kg के बॉडी को जिसको हमें एक्सेलरेट करना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, या फिर एक 4 kg की बॉडी को जिसको 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है। तो हम डिस्कस करते हैं फोर्स ऑफ फर्स्ट कंडीशन में मास कितना है 2 kg, F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ 1 m1। अच्छा इधर लिख देते हैं m1 इज इक्वल टू 2 kg और a1 इज इक्वल टू वॉट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए हम F1 निकाल रहे हैं, F1 दैट विल बी इक्वल टू m1 दैट इज 2, a1 दैट इज 5, यानी कि फोर्स लगेगा 10 न्यूटन की ज़रूरत है इतना एक्सेलरेट करने के लिए इस 2 किलो की बॉडी को। अब निकालते हैं F2 निकालने के लिए m2 और a2। तो m2 हमारा है 4 kg, m2 हमारा है 4 kg और a2 एक्सेलरेशन हमारा है क्या, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है, चलिए इसको निकालते हैं। F2 दैट विल बी इक्वल टू m2 इंटू a2, m2 बराबर 4 kg, a2 बराबर 2। तो F2 निकल के आ गया 8 न्यूटन। कितना निकल के आ गया 8 न्यूटन निकल के आया, दैट विल इक्वल टू F2। तो किस में फोर्स ज़्यादा लगा, इस 2 kg वाले ऑब्जेक्ट को 5 मीटर एक्सेलरेशन अगर देना है तो इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगी, इससे ज़्यादा 4 kg। कुछ नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था, मास इंटू एक्सेलरेशन और आंसर आ गया था। नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल, नोट करिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट, यहीं पे अपनी क्लास होती है दी एंड। अगर आपको इस वीडियो में समझाया गया सारे ही कंसेप्ट समझ आ गए हों, ये चैप्टर अब आपको इजी लगने लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। स्टूडेंट्स साइंस सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।